नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस अंक में हम किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो कल प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए थे उसका मैं आपको उत्तर बता दूंगा, और उसके बाद आज के समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे अंतिम में हम प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संडे है और आज हम लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके अलावा आज हम लोग मुख्य परीक्षा के 2 प्रश्नों पर भी क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक। सबसे पहले मैं आपको जो कल प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए थे उसका उत्तर बता देता हूं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है थोक मूल्य सूचकांक परिवहन लागत, खुदरा मार्जिन और करों से रहित कीमतों को ट्रैक करता है। दूसरा है कि WPI सामानों के साथ साथ सेवाओं से संबंधित होता है। और तीसरा है मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु WPI के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य मात्रिक नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो है आपको निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। और यहाँ पर आपके उत्तर क्या होंगे, सी, यानी कि केवल 1 और 3। आइए देख लेते हैं प्रश्न 2 को। और प्रश्न 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से वायु जनित रोग हैं। और यहाँ पर पहला है सामान्य जुकाम, दूसरा है चिकन पॉक्स, तीसरा है खसरा, चौथा है हैजा और पांचवा है हेपेटाइटिस ए। और यहाँ पर आपको क्या बताना था कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। और आपके उत्तर यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। आइए देख लेते हैं प्रश्न 3 को। और प्रश्न 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में ऑक्सीजन का उपयोग औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हैं, इस्पात में, दूसरा है वहित मल उपचार और जल शोधन यंत्र में, तीसरा है कांच विनिर्माण में और चौथा है पेट्रोलियम पुनः प्राप्ति और परिष्करण में। निम्नलिखित में से आपको बताना था कि सही विकल्प कौन है। और यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी में जो है आपका ऑक्सीजन का उपयोग जो है किया जाता है। आइए देख लेते हैं प्रश्न 4 को। और प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ वर्तमान में भारत की प्रत्यर्पण संधियां हैं। और आपके ऑप्शन हैं ईरान, यूनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान, इजराइल और मिस्र। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन से हैं। और यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। आइए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर को। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस विषय में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान अधिकार हैं। और आपका जो है ऑप्शन था नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, दूसरा है संविधान में संशोधन करने के विषय में, तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में और चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो यहाँ पर जो है इस विषय में, यानी कि संविधान को संशोधन करने के विषय में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास क्या होते हैं, समान अधिकार होते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी सरकार को संविधान में संशोधन करना होता है तो उसे जो है उस बिल को जो है, उस संशोधन विधेयक को जो है क्या करना होता है, लोकसभा से भी और उसी तरीके से राज्यसभा से भी अलग अलग क्या कराना होता है, पास कराना होता है। अगर ये विधेयक किसी भी एक हाउस में, यानी कि राज्यसभा में अगर ये पास नहीं हो पाता है तो सरकार जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। बाकी जो चीजें हैं सरकार को हटाने के विषय में या फिर कटौती प्रस्ताव के विषय में, यहाँ पर जो है राज्यसभा के पास उतनी शक्तियां नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर सरकार को हटाना होता है तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। कटौती प्रस्ताव जो है वो बजट से जुड़ा हुआ है और बजट जो है वो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में क्या होता है, पेश होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 2020 में आया था उसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। आइए अब आज के समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है जिसका शीर्षक है कॉपीराइट वॉर। तो यहाँ पर जो है
इस सदी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कॉपीराइट को लेकर के, इसकी यहाँ पर चर्चा हुई है। आइए समझ लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कॉपीराइट वॉर है उसे जो है इस सदी का जो है सबसे बड़ा जो है कॉपीराइट मामले की संज्ञा दी गई है। मामला क्या है, यहाँ पर जो है 5 अप्रैल को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्फाबेट इंडस्ट्री के मामले में जो है गूगल के पक्ष में फैसला सुनाया है। और यहाँ पर जो है आइए देख लेते हैं कि ये जो है मामला क्या है। तो यहाँ पर जो है ओरेकल, जिसने जो है सन माइक्रो सिस्टम को जो है खरीदा था, और आप जानते हैं कि जो जावा जो कोडिंग लैंग्वेज है उसे जो है सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, और यहाँ पर ओरेकल ने जो है इस कंपनी को खरीद लिया था। और यहाँ पर जो है इस कंपनी को खरीदने से पहले, यानी कि ओरेकल के द्वारा जो है सन माइक्रो सिस्टम को खरीदने से पहले जो है गूगल और सन माइक्रो सिस्टम के बीच में जो है एक बातचीत चल रही थी, जिसमें जो है गूगल के द्वारा जो है जावा जो कोडिंग है उसको यूज करने पर बातें हो रही थी। यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो ये बात सफल नहीं हुआ, और यहाँ पर जो है जब ओरेकल ने जो है सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया तो उन्होंने जो है 2010 में जो है फ्रांसिस्को संघीय जिला अदालत में जो है एक कंप्लेन किया और कहा कि गूगल ने जो है कॉपीराइट का जो है क्या किया, उल्लंघन किया है, क्योंकि इसने जो है जावा, जो कि अब किसका सिस्टम है, ओरेकल का सिस्टम बन चुका है, उसका उन्होंने क्या किया है, कुछ कोडिंग को जो है क्या किया है, चुराया है, उसका कॉपी किया है। और यहाँ पर जो है ये मामला 2010 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गूगल जो है, जो कि अपने सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जो है जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसका यूज करना चाहता था उस समय, लेकिन ये बात जो है नहीं बन पाई किसके साथ, सन माइक्रो सिस्टम के साथ। लेकिन जब ओरेकल ने जो है इस कंपनी को खरीद लिया तो उसके बाद उसने जो है गूगल पर ये आरोप लगाया कि उसने जो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में जो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन के जो है कुछ कोडिंग को जो है क्या किया है, कॉपी करके यूज किया है। और यहाँ पर जो है कॉपीराइट के वायलेशन का मामला जो है यहाँ पर 2010 से शुरू हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ओरेकल का जो आरोप था कि गूगल ने जो है क्या किया है, जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें जो है उसकी कोडिंग को जो है क्या किया है, कॉपी किया है। यहां पर यह कहा गया है कि गूगल ने जो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्रोग्राम के जो है लगभग 11,500 लाइनों की जो है नकल की है अपने कहां पर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में। तो यहां पर जो है ये मामला अब शुरू हो जाता है कॉपीराइट का। लेकिन यहां पर निचली अदालतों ने जो है यहां पर जो है ओरेकल के पक्ष में फैसला दिया था, और यहां पर यह कहा गया कि गूगल के द्वारा जो है कॉपीराइट का वायलेशन किया गया है, और उसके द्वारा जो है ये जो कॉपी किया गया था जो प्रोग्राम, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, किससे, जावा स्टैंडर्ड एडिशन से, उसका जो है उचित उपयोग जो है नहीं किया गया। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि निचली अदालत में जो फैसला है वो किसके खिलाफ आया, गूगल के खिलाफ आया। और यहाँ पर दो बातें कही गई निचली अदालतों के द्वारा। पहला कि गूगल ने क्या किया है, कॉपीराइट का वायलेशन किया है, जो कि यूएस में जो कॉपीराइट के कानून है उसका वायलेशन किया है। और दूसरा कि उन्होंने जो है जो कॉपी किए गए जो लाइन है उसका जो है उन्होंने उचित उपयोग जो है, फेयर यूज जो है यहाँ पर नहीं किया है। अब यहाँ पर जब ये मामला जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, याद रखिएगा ये मामला किसका है, अमेरिका का है। और जो अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुँचता है तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है निचली अदालतों के 2 फैसले की समीक्षा करनी थी। पहला फैसला क्या था कि गूगल के द्वारा जो है क्या किया गया है, अमेरिका में जो है कॉपीराइट जो कानून है उसका उन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया है। और दूसरा, जिस कोडिंग की उन्होंने कॉपी की थी उसका उन्होंने जो है फेयर यूज यानी कि उचित उपयोग किया है या नहीं। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है दूसरा बात, यानी कि गूगल के द्वारा जो कॉपी किए गए जो लाइन है, जहां पर 11,500 लाइन जो कहे जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, वहां पर कॉपी किया है, उसका उन्होंने उचित उपयोग किया है कि नहीं। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले ये मान लिया कि कॉपीराइट का तो वायलेशन हुआ है। अगर आप किसी की भी प्रोग्राम से कुछ लाइनों को कॉपी करते हैं तो यहां पर आप क्या करते हैं, कॉपी राइट का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। लेकिन यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो है दूसरे बिंदु, यानी कि जो कॉपी किए गए लाइन है उसका जो है फेयर यूज हुआ है कि नहीं, इसको जो है यहां पर उन्होंने तय करने की कोशिश की। और यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गूगल के द्वारा जो लाइनें चोरी की गई थी, जो इन्हें कॉपी की गई थी,
उनका उन्होंने क्या किया है, फेयर यूज यानी कि उचित उपयोग किया है। और इस आधार पर जो है उन्होंने क्या किया है, किसी भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं किया है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये उचित उपयोग यानी कि फेयर यूज क्या है। देखिए, अमेरिका में जो है फेयर यूज को जो है डिफाइन किया गया है और कहा जाता है कि अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय के अनुसार जो उचित उपयोग एक कानूनी सिद्धांत है जो कुछ परिस्थितियों में जो है कॉपीराइट के लाइसेंस के बिना जो है उसके उपयोग की क्या देता है, अनुमति देता है। यहाँ पर यह बात क्यों कही जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे जो है अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि अगर आप आलोचना, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, छात्रवृत्ति और अनुसंधान जैसी गतिविधियों में अगर आप कोडिंग का, अगर उस प्रोग्राम का आप उचित उपयोग करते हैं तो यहाँ पर जो है आप ये समझ सकते हैं कि आपने जो है क्या किया है, किसी भी कंपनी के कॉपीराइट उल्लंघन नहीं किया है। ये कहना है अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय के अनुसार। यानी कि इन गतिविधियों में अगर आप किसी भी कोडिंग का यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अमेरिका के जो है कॉपीराइट कानून की धारा 107 में जो है ये कहा गया है कि निष्पक्ष उपयोग के लिए जो है एक रूपरेखा यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो है 4 बातें कही गई हैं। पहला है उपयोग का उद्देश्य। मान लीजिए अगर किसी के द्वारा जो है किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को जो है बिना कॉपीराइट लाइसेंस लिए जो है अगर उसका उपयोग जो है किया जा रहा है तो आपको ये देखना होगा कि उसका उपयोग का उद्देश्य क्या है, कॉपीराइट किए गए कार्य की प्रकृति क्या है, संपूर्ण कार्य के संबंध में उपयोग किए गए हिस्से की पर्याप्तता और संभावित बाजार पर उपयोग का प्रभाव। इन 4 बातों पर जो है वहां पर जो है ये तय किया जाता है कि किसी के द्वारा जो है कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो दूसरा भाग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब कॉपीराइट किए गए कार्य की प्रकृति, उसको लेकर के जो है चर्चा की गई और कहा गया इस आधार पर कि गूगल ने जो है अमेरिका के जो है कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गूगल के द्वारा जो है क्या किया गया है, इन कोडिंग्स का, इन लाइनों का जो है उचित उपयोग यानी कि फेयर यूज किया गया है। यहां पर जो है अपने आदेश को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरीके से एक लाइब्रेरी होती है और एक लाइब्रेरी में जो है रखा हुआ एक बुक होता है और बुक में जो है एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर के कुछ लाइनों को आप क्या करते हैं, बाद में आगे चल करके कभी डाउट होता है तो क्या करते हैं, उठा करके देखते हैं। यह उसी तरह का मामला है। यहाँ पर जो है गूगल के द्वारा जो है क्या किया गया, जब एंड्रॉयड को बनाया जा रहा था तो बहुत सारे इंजीनियर्स का यहाँ पर क्या किया गया, हेल्प लिया गया। और यहाँ पर इन इंजीनियर्स ने क्या किया कि जो जावा प्रोग्रामिंग होती है उसी के कुछ लाइनों को क्या किया, यूज किया। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पर जो है जो लाइनों को कॉपी किया गया था उससे जो है जावा के यानी कि जो ओरेकल है उसका जो है कोई भी जो है कॉपीराइट जो है यहाँ पर उल्लंघन नहीं होता है। तो ये मामला जो था वो बहुत ही बड़ा बन चुका था और इसीलिए जो है इसे क्या कहा जा रहा है, इस सदी का कॉपीराइट मामला। तो यहाँ पर जो है सबसे अंतिम में जो है यह समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि किस तरीके से जो ये आदेश है वो दुनिया में जो है पूरी तरीके से एक तरीके से कॉपीराइट इश्यू को चेंज करेगा और खास करके जो है ये आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो अपने प्रोग्राम को आगे चल करके यूज नहीं कर पाते थे। उनके द्वारा लिखा गया प्रोग्राम है और वो आगे चल करके किसी भी काम में उसे यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है मामला क्या बन जाता था, कॉपीराइट का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छे कामों के लिए जो है उन प्रोग्रामर्स के द्वारा अपने द्वारा लिखे गए कोडिंग का जो है क्या किया जाता है, आगे चल करके इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। आइए अब कुछ और समाचारों का विश्लेषण कर लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसका शीर्षक है कोविड-19 वैक्सीन एंड ब्लड क्लॉट्स। तो यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में और भारत में कोविड-19 के जो टीके लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं, कुछ आशंका जताई गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 के टीके लेने के बाद जो है कुछ लोगों में जो है कुछ तरह की जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 के टीके लेने के बाद जो है बहुत सारे लोगों में जो है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि
खून के जमने की जो है एक तरीके से प्रभाव देखा गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि कोविड-19 का टीकाकरण के बाद जो दुर्लभ रक्त के थक्कों का जो रिपोर्ट एक सामने आ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर कई देशों में जो है खास करके एस्ट्राजेनिका के द्वारा बनाए गए जो वैक्सीन है उस पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये जो ब्लड क्लॉटिंग है यानी कि रक्त के थक्कों का जो जमना है उसके रिपोर्ट भी आए हैं। और उसके बाद जो है अमेरिका ने जो है जॉनसन एंड जॉनसन का जो टीका है उस पर भी क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। तो यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा हुई है और सबसे बड़ी यहाँ पर आशंका ये जताई जा रही है कि क्या इन चीजों को देखते हुए कोविड-19 के वैक्सीन के जो टीके हैं वो वृहद पैमाने पे जो यूज किए जा रहे हैं, लोगों को लगाए जा रहे हैं, वो लगाए जाने चाहिए या नहीं। आइए समझ लेते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो है जिन भी लोगों को एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है जो कि भारत में भी कोविशील्ड के नाम से जो है लोगों को लगाई जा रही है, उसको लगाने के बाद जो है कुछ लोगों में क्या दिखाई दे रहा है, एक लक्षण दिखाई दे रहा है जिसमें जो है उनके शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जा रही है यानी कि रक्त के थक्के बन जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हार्ट अटैक का भी कुछ मामला आया है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के कुछ दिनों के बाद जो है प्लेटलेट्स काउंट में भी यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस लक्षण को जो है TTS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे क्या कहा जा रहा है, TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का नाम यहाँ पर इसे दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो शरीर में क्या हो जा रहे हैं, रक्त के थक्के जम जा रहे हैं, और दूसरा कि लोगों में जो है प्लेटलेट्स की जो संख्या है यानी कि प्लेटलेट काउंट है वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। यहाँ पर भारत का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत में भी कुछ लोगों को जो है कोविशील्ड लेने के बाद जो है हार्ट अटैक हुआ है और यहाँ पर जो है ये मामले जो है सामने आए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये उठाई गई है कि क्या ये जो मामले हैं उनको देखते हुए जो है जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, क्या उसे रोक देना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी ये मामले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है। जैसे ये बताया गया कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर जो डेथ की जो संख्या है, मरने वालों की संख्या है टीके लेने के बाद, वो क्या है 1 in 1 लाख, यानी कि 1 लाख में जो है एक व्यक्ति। वैसे ही यूके में क्या बोला गया है 1 in 25,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहने का आशय ये है कि जो मामले दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत में भी कुछ मामले आए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि दुनिया में जो कोई भी जो टीका है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसको देखने के मिलते हैं। लेकिन इस आधार पर जो है एक बहुत बड़ा जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया है पूरी दुनिया में भारत सहित, उसे रोक देना जो है ये सही नहीं होगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि टीकों से मरने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है और अभी ये भी सिद्ध नहीं हुआ है कि उनकी जो मौत है वो टीका लगने के बाद किस कारण से हुई। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर हमें टीकाकरण नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप मौतों का आंकड़ा देखें तो जितनी जान टीकाकरण करने से बचती है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा होने वाली मौतें जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। आइए एक और महत्वपूर्ण न्यूज का यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज क्या है कि ARIES, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एरिस, फैसिलिटी विल होस्ट द सुपर सेंटर फॉर आदित्य L1। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा जो सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसके अध्ययन करने के लिए जो है एक अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, जो कि अगले साल किया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, आदित्य L1। और यहाँ पर जो है उसी के लिए जो है एक एरिस फैसिलिटी, एरिस का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि नैनीताल के पास स्थित है, उसे जो है यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आदित्य L1 लॉन्च होगा अगले साल, वहां पर जो है 7 पेलोड जाएंगे जो कि देश भर के विभिन्न स्थानों के द्वारा क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। और जब ये लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी पेलोड है और जो आदित्य L1 है उसमें जो कंट्रोल करने के लिए जो है एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर वो सेंटर जो है ARIES के नाम से यहाँ पर बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है, तो नैनीताल के पास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको नाम याद रखना है,
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, नैनीताल में। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि ये सेंटर जो है एक तरीके से जो पूरा ये कार्यक्रम है उसे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो भी डेटा जो है उसके यहाँ पर मिलेंगे उसे जो है इसी फैसिलिटी में क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। उसका जो है पूरी दुनिया में फिर इसे भेजा जाएगा, क्या करने के लिए, उसके स्टडी के लिए। और भारत में जो विभिन्न संस्थान हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टडी में। तो यहाँ पर ये कहा गया है, ये जो फैसिलिटी बनाई गई है ARIES एरिस जो फैसिलिटी बनाई गई है उसका उपयोग जो है भारत में और विश्व के लोगों के द्वारा क्या है, किया जाएगा। यहां पर जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि एरिस टीम के द्वारा जो है त्वरित सौर विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए जो है एक एल्गोरिदम विकसित किया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो त्वरित सौर विस्फोट जो हैं, जो कि लोअर कोरोना में, जो सूर्य के जो लोअर कोरोना होते हैं वहां पर होते हैं, जिसे हम CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIISCO, फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना का नाम दिया जाता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है। और यहाँ पर CME का मतलब क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन। तो कहने का आशय ये है, जो इनर कोरोना में, जो सूर्य के इनर कोरोना में जो विस्फोट होते हैं और वो जो लहरें जो हैं जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए जो है एक तरीके से एक एल्गोरिदम जो है एरिस टीम के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी डेटा जो है आदित्य L1 के द्वारा भेजा जाएगा, चाहे वो कोरोनल होल्स को लेकर के हो, चाहे वो प्रोमिनेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो फ्लेयर को लेकर हो, या फिर CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर के हो, या फिर सन्स स्पोर्ट्स को लेकर के हो, इन सभी का जो है स्थान और अवधि जो है एक तरीके से इस सेंटर में रखा जाएगा, जिसका उपयोग भारत के और विश्व के शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा क्या है, आगे चल करके किया जाएगा। आइए एक और महत्वपूर्ण न्यूज का यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। और न्यूज क्या है, द स्टोरी ऑफ 220 मिलियन ईयर ओल्ड रैट लाइक क्रिएचर भाया माइक्रोफॉसिल्स। तो यहाँ पर जो है 220 मिलियन ईयर साल पहले जो है एक चूहे की तरह दिखने वाले जो है नए क्रिएचर की खोज की गई है। एक नया जो है प्रजाति यहाँ पर ढूंढा गया है और उसी को लेकर के यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आइए देख लेते हैं खबर क्या है। और खबर है कि IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के तिहकी गांव में एकत्र किए गए जो 10 दांत हैं उनके नमूनों का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अध्ययन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये जो है एक नई प्रजाति के क्या हैं, दांत हैं। तो यहाँ पर जो है एक नई प्रजाति का खोज जो है IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, रेवाकोनोडोनो इंडिकस। तो ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है साइनोडोंट्स के जो है 2 पीढ़ियों का पता चला है भारत में। तो यहाँ पर जो है इन 2 पीढ़ियों का नाम जो है भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके नाम को भी जो है भारत के शोधकर्ताओं के द्वारा रख दिया गया है। और यहाँ पर नाम क्या है, जो पहला जो साइनोडोंट्स की प्रजाति है उसका नाम क्या रखा गया है, इंडिथेरियम फ्लोरोसिस। यहाँ पर जो है इनका नाम जो है भारत और लैटिन शब्द थेरियम, जिसका अर्थ होता है जानवर, उसके आधार पर रखा गया है। और यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि उनके दांतों में जो है फूलों के आकार के मुकुट के जैसा कुछ बना हुआ है, इसीलिए जो है इस प्रजाति के नाम में क्या है, फ्लोरोसिस भी जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा नाम क्या है, इंडिथेरियम फ्लोरोसिस। और यहाँ पर जो है थेरियम वर्ड जो कि भारत और लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानवर। और दूसरा जो फ्लोरोसिस वर्ड है वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उनके दांतों में जो है फूलों के आकार के मुकुट जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दूसरी प्रजाति पाई गई है साइनोडोंट्स की, उसका नाम क्या है, टिकियोनोडोन क्रेप्टोनी। और यहाँ पर कहा गया है कि इसके नाम में जो है टिक्की फॉर्मेशन जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बहुत ही फेमस है, उसके आधार पर, और ग्रीक शब्द ओडोन जिसका अर्थ क्या होता है, दांत,
उसको जो है जोड़ करके क्या है रखा गया है। यहाँ पर जो क्रेप्टोनी जो नाम है वो बहुत ही फेमस पेलियोंटोलॉजिस्ट WC क्रैम्पटन के नाम पर जो है पड़ा है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। आइए अब प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं और आज हम जो है 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है, तुलुव, संगमा, अरविंदु और सलुआ। और आपको ये बताना है, आपको इसे क्या करना है, क्रम में जो है क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि विजयनगर एम्पायर जो कि 1336 से लेकर के 1646 एडी में जो है इसका कार्यकाल माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, और इनका नाम क्या था, संगमा, सलुआ, तुलुवा और अरविंदु। तो यहाँ पर जो है अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से जो है इसे क्रम में सजा सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक राजराज थे। और दूसरा है कि राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान संपूर्ण श्रीलंका चोल साम्राज्य का भाग था। और आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताने हैं कि दोनों कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 हिंट दे देता हूँ कि द फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोला लाइन वाज विजालया। और यहाँ पर जो है एक बात मैं और बता दूं कि राजेंद्र वन के शासनकाल में जो है होल ऑफ श्रीलंका वाज मेड पार्ट ऑफ चोला एम्पायर, यानी कि पूरा का पूरा श्रीलंका क्या था, चोला एम्पायर का पार्ट था, यानी कि उसके अंदर आता था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चंदेरी की लड़ाई बाबर और किसके मध्य लड़ी गई थी। और आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, दौलत खान और मेदिनी राय। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। और यहाँ पर जो है अगर आप पढ़ोगे इस लाइन को, इस पॉइंट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन ईयर 1528 चंदेरी वाज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम राजपूत किंग मेदिनी राय। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित हैं। यहाँ पर आपको अधिकारी के नाम दिए गए हैं और उसके कर्तव्यों को यहाँ पर बताया गया है। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है सुमेलित हैं, ठीक है। और यहाँ पर अधिकारी के नाम क्या दिए गए हैं, अमीर ए मजलिस, दूसरा है सर ए जादरा और तीसरा है अमीर ए बरबक। अब यहाँ पर आपको ये अगर पता है कि इनके कर्तव्य क्या थे तो आप आसानी से जो है इसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पर जैसे सर ए जादरा वाज द ऑफिसर ऑफ पर्सनल बॉडीगार्ड टू द सुल्तान। तो यहाँ पर जो सर ए जादरा है वो क्या थे, जो सुल्तान होते थे उनके क्या होते थे, निजी अंगरक्षक। यहाँ पर अमीर बरबक का नाम लिया गया है। और देखिए अमीर बरबक क्या था, वाज द सुपरिटेंडेंट टू द रॉयल कोर्ट, यानी कि जो शाही दरबार होते थे उसके क्या होते थे, अधीक्षक होते थे, सुपरिटेंडेंट होते थे। और यहाँ पर जो है अमीर मजलिस का नाम लिया गया है। और अमीर मजलिस क्या है, ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ रॉयल असेंबली एंड स्पेशल सेलिब्रेशन, यानी कि जो है अमीर मजलिस जो है वो शाही सभा और विशेष समारोह की बैठक का आयोजन करता था। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे अधिकारी और उनके कामों को यहाँ पर बता दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से क्या है सुमेलित हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण से तुर्कों के खिलाफ राजपूतों की हार हुई। पहला, तुर्कों की हाथियों की टुकड़ी रखने का फायदा हुआ। दूसरा है राजपूतों का मुख्य हथियार उनकी तलवार थी जबकि तुर्क धनुर्धारों पर निर्भर थे। तीसरा है कि इक्ता और खलीसा प्रणाली के विकास ने तुर्कों को बड़ी अस्थायी सेनाओं को बनाए रखने में सक्षम बनाया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उपहारों के साथ शिवाजी के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला अंग्रेज राजदूत था। और यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, FF स्टैंटन, दूसरा है फ्रांसिस रॉडॉन, तीसरा है विलियम थॉर्न और चौथा है ऑक्सीडन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बन्नीहट्टी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि यह विजयनगर वंश के कृष्णदेव राय और
बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के सुल्तानों के गठबंधन सेनाओं के बीच दक्कन क्षेत्र में लड़ा गया एक युद्ध था। और दूसरा है, यह युद्ध पेनुकोंडा नामक स्थान पर लड़ा गया था। और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है, मुगल साम्राज्य की आय का अधिकांश हिस्सा कृषि उत्पादन से प्राप्त होता था। और दूसरा है, खुदकास्ट गैर निवासी किसान थे जो किसी और गांव में रहते थे लेकिन ठेके के आधार पर किसी और जगह पर खेती करते थे, जबकि पाही कास्ट उसी गांव के निवासी होते थे जहां उनकी जमीनें होती थीं। और यहां पर जो है आपको विकल्प दिए गए हैं कि इन कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉर्निश, चहार तस्लीम और जबीन बोस शब्द किससे संबंधित हैं। और आपके ऑप्शन है, चित्रकारी, मुगल साम्राज्य के अधिकारी, संगीत वाद्य यंत्र और अभिवादन के रूप। यहां पर जो है जमीन बोस का मतलब होता है क्या, जमीन को जो है चूमना। तो यहां पर अगर आप इस एक वर्ड को भी समझते हैं तो यहां पर आप आसानी से जो है इसका आंसर जान सकते हैं। यहां पर जो है एक तरीके से ये सारे की सारी चीजें क्या थी, अभिवादन करने की चीजें थी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। और आपके ऑप्शन है, सैन्य अधिकारी के लिए, दूसरा है ग्राम प्रधान के लिए, तीसरा है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए और चौथा है शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। तो अगर आप जो है गांव के प्रधान का जो है नाम अगर मध्यकालीन भारत में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जो है आसानी से जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए थे जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं लगभग। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो हिस्ट्री के पन्नों को उलटना होगा। आपको जो है इसके आंसर कल बताए जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को बनाने का। मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है और आप देखिए कि आपने जो है इन क्वेश्चन में जो है कितना स्कोर किया है। आइए देख लेते हैं अब आज के समाचार पत्र पर आधारित कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को। यहां पर प्रश्न क्या है, ओरेकल बनाम गूगल के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सॉफ्टवेयर उद्योग को कैसे प्रभावित करेगा। तो यहां पर आपको जो है इस बात को बताना है कि जो गूगल और जो ओरेकल का जो केस था और उसमें जो है अमेरिका के जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है और वो कैसे इसे प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर जो है आप इस पूरे मामले की चर्चा करें, जो भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि कौन सा मामला था, क्या मामला था और कैसे जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया, इसकी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे सबसे अंतिम में मैंने बताया कि इस फैसले से जो है बहुत सारे जो प्रोग्रामर जो कि किसी ना किसी कंपनी के लिए क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो आगे चल करके अपने प्रोग्राम को जो है दोबारा जो है यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो है क्या करेगा, एक तरीके से बहुत ही उपयोगी होगा उसके लिए और उसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमेशा जो है कॉपीराइट का जो मामला आ जाता था कि आपने अगर किसी दूसरे कंपनी के द्वारा बनाए गए जो सॉफ्टवेयर हैं, जो कोडिंग है, उसका अगर आप यूज करते हैं तो हमेशा जो है कॉपीराइट का इशू हो जाता था, उससे एक तरीके से यहाँ पर आज़ादी मिलेगी। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण दुनिया में जो कोविड-19 का जो टीकाकरण हो रहा है उसे रोक देना चाहिए, अपनी राय रखें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दुनिया भर में जो है कोविड-19 के टीके लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर उसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप उनकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बताना होगा कि जिस तरीके से जो टीके हैं उनका जो है दुष्प्रभाव वो बहुत ही कम है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इन टीकों को लगाने से बहुत सारे यानी कि करोड़ों लोगों की यहाँ पर क्या हो रहा है, जानें बच रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो टीकाकरण है उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।